हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट, जो कि था हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग इस पर ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो पैराग्राफ जो था, ठीक है, मतलब दो जगह जो ब्लूप्रिंट का था उसको सॉल्व कर लिया था। इसमें 4 जगह ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 2 जगह वाले हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज दोनों जगहों को देख, मतलब 2 जगह जहां पर ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए, हम बोल देते हैं। आपका जो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन उसमें बोला है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। मतलब केल्विन में दिया है, उसको सेल्सियस में बदलना है। जैसे 300 केल्विन और 573 केल्विन दो है, इसको सेल्सियस में बदलना है। और दूसरा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। एक 250 डिग्री सेल्सियस पर और एक 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोनों क्वेश्चंस को हम लास्ट में करेंगे। पहले इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको हम एक साथ सब देख लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर जो भी क्वेश्चन है उसको देखना। देखिए, अच्छा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि केवल आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें बुक है, ठीक है, डाउनलोडेड है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं ब्लूप्रिंट के, ठीक है, यहाँ पर, और उसी को हम देख के पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। कहने का मतलब है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, जब परिवर्तन होता है तो तापमान जो होता है वो क्यों फिक्स हो जाता है। भाई, जब ठोस से द्रव, द्रव से गैस में चेंज होता है तो तापमान स्थिर क्यों हो जाता है। इस चीज को हम पढ़े थे। आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, गुप्त उष्मा। जो लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो लोग पीछे जाएं, प्लेलिस्ट में लगा है गुप्त उष्मा, ठीक है, वहां पर जाकर के पढ़ें कि गुप्त उष्मा क्या होता है। उसमें डिटेल में गुप्त उष्मा के बारे में बताया गया है। ठीक, चैप्टर फर्स्ट का ही लेक्चर है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अब बाद में देखिएगा, ठीक है, अभी जब यहाँ आ गए हैं तो इसको पहले देख लीजिए। तो जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक, तो तापमान क्यों स्थिर हो जाता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए उसको उष्मा दी जाती है। सही बात है भाई, पानी है, पानी का अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको उष्मा देना पड़ेगा। ठीक है, उष्मा दी जाती है। वह उष्मा उस वस्तु के अवस्था को परिवर्तित करने में लगती है। अच्छा, देखिए, जैसे पानी है, ठीक है, इसमें इसमें क्या है, पानी है। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो भाई हीट देंगे 0 डिग्री, 10 डिग्री, धीरे धीरे करके 100 डिग्री होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे, 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो द्रव है ये गैस में चेंज होने लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा 10 डिग्री दिए हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा 10 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे ये द्रव चेंज हो रहा है गैस में। अगर हम 120 देंगे तो द्रव से गैस में और तेजी से चेंज होगा। 20 से 30 देंगे तो द्रव से गैस में और तेजी से चेंज होगा। देखे होंगे ना भाई, जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो पहले वाष्प धीरे धीरे निकलता है। पानी गैस पे अगर आप रख के छोड़ देते हैं तो पहले वाष्प धीरे धीरे निकलेगा, थोड़ा सा और देरी के बाद वाष्प बहुत तेजी से निकलने लगता है। तो जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे वो जो द्रव है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। मतलब उससे उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। बात समझ में आ गया? तो द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। किससे, जो हम एक्स्ट्रा उष्मा या एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं उससे। ठीक है बात? अब देखिए, अब 100 डिग्री पे तो ये बॉयल हो रहा था, और जो एक्स्ट्रा दिए वो किसमें चला गया, उसकी अवस्था को परिवर्तित करने में। तो एक्स्ट्रा वाला परिवर्तित करने में चल गया। इसीलिए जब भी हम नापते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई, टेम्परेचर हमको फिक्स मिलता है। ठीक है, जब भी अवस्था परिवर्तन होता है तापमान फिक्स इसीलिए मिलता है क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा तापमान देते हैं वो उससे क्या हो जाता है, उससे उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तित करने में लगती है, और उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। ठीक है बात? उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं। देखिए, हम हीट दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ। ठीक, अब जो हम एक्स्ट्रा हीट देंगे उससे द्रव वाष्प में कन्वर्ट होगा, और एक्स्ट्रा हीट देंगे तो वाष्प में
और तेजी से कन्वर्ट होने लगेगा। तो जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं उससे द्रव वाष्प में बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा हीट है वो क्या काम कर रहा है, वो द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करने के काम में आ रहा है। और जो हम 100 डिग्री तक दिए थे उससे तो पानी बॉयल ही हो रहा था, तो 100 डिग्री तक बॉयल वाला और उससे ऊपर वाला कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें कर दे रहा है, उसके स्टेट को चेंज कर दे रहा है, उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दे रहा है। ठीक है, बात समझ में? इसलिए जो तापमान होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, जब भी अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान स्थिर इसीलिए होता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट होता है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो क्या हो जाता है, स्टेट चेंज करने में लग जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसके पहले गुप्त ऊष्मा वाला एक टॉपिक पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, आ गया उतारने वाला इतना देख लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। ठीक, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है दूसरा है कि जो वायुमंडलीय गैसें हैं, वायुमंडलीय गैसें हैं, इसको हम द्रव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, इस बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, अगर हम बर्फ को क्या करें, हीट दें, सॉलिड में मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और अधिक हीट देंगे तो वो गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा। अच्छा, गैस है, गैस को क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर तापमान बढ़ा रहे थे, यहां पर क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं भाई। सॉलिड से लिक्विड में करना है तो हीट देना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में करना है तो हीट देना पड़ेगा। बस समझ में आया? तो हीट हम ज्यादा कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने में हीट क्या कर रहा है, हीट ज्यादा लगेगा ना भाई, सॉलिड से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हीट दीजिए, लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो और ज्यादा हीट देंगे। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को अगर पानी में बदलना है, ठीक है, तो आप अगर कटोरे में रख देंगे तो एनवायरनमेंट में जो आपका एनर्जी होगा उसको लेकर के भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब वेपर में थोड़ी तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं चेंज होगा, उसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट देंगे और लिक्विड से जब गैस में चेंज करना होगा तो और ज्यादा हीट देंगे। ठीक है, तो इसमें हीट ज्यादा लगेगा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यहाँ पर हीट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तापमान बढ़ाना पड़ेगा इधर जाने के लिए। अच्छा, इधर जाने में आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो गैस से लिक्विड की तरफ आने में तापमान कम लगेगा भाई। अगर इधर से इधर जाने पे हीट बढ़ रहा है, ऊष्मा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो गैस से लिक्विड में करने के लिए ऊष्मा कम देना पड़ेगा। तो वायुमंडलीय जो क्या गया, वायुमंडलीय जो गैसें हैं उसको द्रव करने के लिए पहला तो क्या कर सकते हैं आप, टेम्परेचर कम देंगे, पहला तापमान कम देंगे। ठीक है बात, तापमान कम दीजिए। अच्छा, दूसरा, ये बात समझ में आ गया, तापमान क्या करेंगे, कम देंगे भाई। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने में हीट ज्यादा लग रहा है तो गैस से लिक्विड की तरफ आने में हीट कम लगेगा। तो गैस जो है, वायुमंडलीय जो गैसें हैं उससे अगर हमको कोई चीज लिक्विड के फॉर्म में लाना है तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पहला वाला बात समझ में आ गया, ये वाला। अब देखते हैं दबाव ज्यादा क्यों देना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इसको जब हम प्रेशर, देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं, तो इसमें हमको प्रेशर देना पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल पास पास आए। जब गैसियस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और ज्यादा प्रेशर देंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है बात, तो वो चीज, तो भाई यहाँ पर हमको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल पास पास आए, और जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये गैस है, अब जब मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर देना पड़ेगा, दबाव। तो दबाव ज्यादा और तापमान कम। ठीक है,
तो ये दो फैक्टर हैं जिससे हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए दबाव ज्यादा तथा तापमान कम देते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड आप यूज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर कम दीजिए या तो प्रेशर ज्यादा दीजिए। ठीक है बात। अच्छा चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्म या शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? देखिए इसमें ना वाष्पीकरण वाला पूछा है। ठीक, तो हम पहले वाष्पीकरण को समझते हैं कि है क्या एक्चुअल में। वो इतना मिटा दें, इतना हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण जो है वो एक शीतलन की प्रक्रिया, मतलब वाष्पीकरण से ना शीतलता आती है। देखिए कैसे समझा रहे हैं, देखिए समझिए ध्यान से, पहले छोड़िए वो सब क्वेश्चन अभी ध्यान से हटा दीजिए। देखिए वाष्पीकरण है क्या? ये मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर के क्या है? मॉलिक्यूल। और वाष्पीकरण स्वतः होता है भाई, बॉइलिंग स्वतः नहीं होता है। बॉइलिंग के लिए हम हीट देते हैं, और वाष्पीकरण के लिए वो इन्वायरमेंट से हीट लेता है ना। जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अपने इन्वायरमेंट से हीट लेगा या एनर्जी लेगा, और क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ऊपर निकल लेगा, मतलब उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण में क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो आसपास की जो उसका सराउंडिंग होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वहां से एनर्जी लेगा, और वहां से एनर्जी लेकर के क्या करेगा, उड़ जाएगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल उड़ जाएगा वेपर के फॉर्म में। ठीक, मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पर, देखिए जो अणु सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, जो अणु सबसे ऊपर होते हैं उनके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर जो अणु सबसे होते हैं, ये वाला जो सतह है, ये इनके पास ऊर्जा ज्यादा है, इनके पास ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, जब ऊर्जा ज्यादा है तो बाहर से थोड़ा सा और एनर्जी लेते हैं, तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ का ऊर्जा ना थोड़ा कम होता है। सतह की ऊर्जा, देखिए ऊर्जा भाई इसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, इसीलिए सबसे अधिक, मतलब सबसे ऊपर है ये। जिसके पास ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है वही ना आगे भागता है। ठीक है, तो भाई इलड़ उड़ करके आगे भाग गया होगा, यहाँ पे आया होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास ऊर्जा ज्यादा रहा होगा। अब इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, ये बाहर से थोड़ा सा और ऊर्जा अवशोषित करेगा इन्वायरमेंट से, और क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो भाई ये तो गायब हो गया। अब ये जब गायब हो जाएगा तो ये जो सतह का ऊर्जा होता है, तो यहाँ पर जो सतह का ऊर्जा होता है थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम हो जाता है। सतह की ऊर्जा थोड़ा कम हो जाती है, सतह की ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। अब जब सतह की ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है ना, ठीक है, तो यहाँ का तापमान तापमान थोड़ा कम हो जाता है, तापमान थोड़ा कम हो जाता है। और तापमान कम होगा तो भाई ठंडक महसूस होगी। बात समझ आया? तो वाष्पीकरण से ठंडी शीतलता आती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक शीतलन का प्रोसेस है। ठीक है, वाष्पीकरण किसका प्रोसेस है? शीतलन का प्रोसेस है। फिर से समझिए, देखिए जैसे पानी भी पी लेते हैं, समझा भी देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये है, ठीक, अब इसमें मान लीजिए यहां तक भरा है, ठीक है, पानी वानी है। अब यहां तक पानी होने क्या मतलब है कि भाई यहाँ वाले जो यहाँ का जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ वाले पानी के सरफेस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब उसके पास ना काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो सबसे ऊपर आ गया है। और वाष्पीकरण में क्या होगा, एनवायरमेंट से एनर्जी लेगा ऊपर वाला सरफेस। अब ऊपर वाला सरफेस जब और एनर्जी लेगा तो उन्हें निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ वाला, यहाँ जो ऊपर है सरफेस में, यहाँ वाला अणु वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ही वहां वाला अणु क्या होगा, वेपर के फॉर्म में, जैसे ही यहाँ वाला अणु वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ की ऊर्जा थोड़ी सी कम होगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होने का मतलब क्या है कि भाई ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए बोला है
गर्म तथा शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? नहीं, क्योंकि गर्मी के दिन में तापमान ज्यादा होता है जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है। अब वाष्पीकरण जितना तेजी से होगा, भाई देखिए यहाँ पर जितना तेजी से मॉलिक्यूल ऊपर भागेगा, ठीक है भाई, ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, तो जितना तेजी से भागेगा ऊर्जा उतनी बाहर निकलेगी और सतह की ऊर्जा उतनी ज्यादा कम होगी। सतह की ऊर्जा जितनी ज्यादा कम होगी तापमान उतना ज्यादा कम होगा, है ना। सतह की ऊर्जा जितनी ज्यादा कम होगी, देखिए भाई यहाँ वाला एक गया, मान लीजिए दूसरा चल गया, तीसरा चल गया, चौथा चल गया, तो ऐसे क्या होगा भाई, सतह की ऊर्जा कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, तो सतह की ऊर्जा जितना कम होगी तापमान उतना गिरेगा और तापमान जितना कम होगा उतना ज्यादा ठंडा महसूस होगा। तो गर्मी के दिन में तापमान ज्यादा होता है और तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, ठीक। तापमान, देखिए तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण तेज होता है, ठीक है। ये चीज हम वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ाए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण की प्रोसेस तेज होती है और वाष्पीकरण जितना तेजी से होगा, है ना, वाष्पीकरण जितना तेजी से होगा भाई, जितना तेजी से मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, ठीक है, ठंडक उतनी ज्यादा महसूस होगी। तो वही बात यहाँ लिखा है कि गर्मी के दिन में तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है और वाष्पीकरण जितना तेज होता है सतह का क्षेत्रफल उतना कम होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा टेम्परेचर उतना कम होगा और टेम्परेचर जितना कम होगा ठंडक उतना महसूस होगा, ठीक है। वही समझ में आया ना बात। तापमान ज्यादा है, गर्मी के दिन में क्या है, तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होगा भाई, बाहर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या करेगा, वो ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या करेगा, वाष्पीकरण तेजी से करेगा, वाष्पीकरण तेजी से करेगा तो सतह की ऊर्जा उतनी कम होगी, सतह की ऊर्जा जितनी कम होगी तो वहां पर जो सतह का तापमान है वो कम होगा और सतह का तापमान जितना कम होगा ठंडक उतनी ज्यादा महसूस होगी, ठीक है। तो ये बात है। देखिए मिट्टी के घड़े में, अच्छा मिट्टी के घड़े वाला भी है कि भाई मिट्टी घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। बोला है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, यहाँ भी वही प्रोसेस है। देखिए मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है, अब छोटे छोटे पोर होते हैं ना, तो जो मिट्टी का घड़ा होता है उन पोर से क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, ठीक है। वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, वाष्पीकरण के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, घड़े के सतह पर जो जल के अणु होते हैं वो वाष्पीकरण के द्वारा बाहर चले जाते हैं। अब वो बाहर जाएंगे तो सतह का टेम्परेचर डाउन होगा, सतह का टेम्परेचर डाउन होगा तो मटके का पानी ठंडा रहता है, सिंपल प्रोसेस है। देखिए मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे मटके के पानी का वाष्पन होता है, वाष्पन मतलब मटका का जो पानी है, ठीक है, वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, वो मटके का पानी ठंडा रहता है, ठीक है। सिंपल सा बात था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही प्रोसेस है, ठीक है, वाष्पीकरण वाला। अगर आप उस वाष्पीकरण के प्रोसेस को समझ गए तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और वाष्पीकरण आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। वाष्पीकरण क्या था, वेपर निकल रहा था, वेपर बाहर जा रहा था और वेपर बाहर जा रहा था तो क्या हो रहा था, सतह का जो ऊर्जा था वो कम हो रहा था, सतह की ऊर्जा क्या हो रही थी, कम हो रही थी। सतह की ऊर्जा कम होने से तापमान कम हो रहा था और तापमान कम होने का मतलब ही होता है कि भाई ठंडा लगेगा। आगे चले, आगे बोला है एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। अच्छा देखिए एसीटोन, इत्र या पेट्रोल, ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि भाई एसीटोन अगर हाथ पर डालेंगे, इत्र हाथ पर डालेंगे या पेट्रोल हाथ पर डालेंगे तो वो उड़ेगा, ठीक, ये वाष्पशील होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, उड़ जाते हैं। तो जब ये उड़ते हैं ना तो उड़ने के लिए हमारी हथेली, जैसे मान लीजिए हम इस पर डाल दिए, ठीक है, ऐसे पेट्रोल नहीं डाल दिए तो पेट्रोल उड़ेगा, ठीक है। तो जब उड़ेगा ना तो वो हमारे हथेली से एनर्जी को लेकर, मतलब ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलता है, ठीक। तो देखिए ये हमारी हथेली की सतह से ऊर्जा लेकर उड़ते हैं। अब हथेली की सतह से ऊर्जा लिया है तो सतह का हथेली की सतह का भी तो तापमान कम होगा, भाई जहां से ऊर्जा लेगा, ठीक है, वहां का तापमान क्या होगा, गिरेगा। तो हथेली की सतह से ऊर्जा लिया तो यहाँ का तापमान कम हो जाता है, हथेली की सतह से ऊर्जा लिया तो यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा, और जब यहाँ का तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, हमको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। ये भी वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक में से क्वेश्चन है। देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में 4 कारक हैं, सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और एक क्या था आपका,
सतह का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, वायु, ठीक है, 4 चीजें थी। तो भाई सतह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण तेजी से होता है, और सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। तो तस्तरी देखिए कप है, तस्तरी मतलब इसे प्लेट है, ठीक है। तो भाई प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है, बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए तस्तरी, ये तस्तरी है, ठीक है, और ये आपका कप है। भाई क्षेत्रफल ज्यादा किसका है, तस्तरी का ज्यादा है, कप का कम है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो ठंडा होगा, ठीक है। भाई यही ना कारण है कि ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण एक शीतलन का प्रोसेस है, वाष्पीकरण जहां जहां होगा वहां पर ठंडक आएगी, ठीक है, वहां पर शीतलता आएगी। तो वाष्पीकरण तेजी से होता है, ठीक है। प्याली या प्लेट में अगर हम चाय या दूध या कोई भी गर्म चीज डालते हैं तो वाष्पीकरण तेजी से होता है, जितना तेजी से वाष्पीकरण होता है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा कम होता है, और उतना ज्यादा कम होगा तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण तेज होता है जिसके कारण वो ठंडा हो जाता है। और कप का क्षेत्रफल कम होता है जिसके कारण वाष्पीकरण कम होगा और वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात था। तस्तरी का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पीकरण तेज होता है जिसके कारण तस्तरी में गर्म सामान अधिक जल्दी ठंडा होता है। कप का क्षेत्रफल कम होता है जिसके कारण वाष्पीकरण धीमे धीमे होता है, ठीक है, और इसी कारण कप में रखा सामान जल्दी ठंडा नहीं होता है। बात समझ में आ गया? चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग देख लीजिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट के थंबनेल में जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही चीजों को लगाया भी जाता है, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और हम लिख दिए क्लास 9 चैप्टर 1 फुल डिटेल लेक्चर इन 20 मिनट, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जितना है उतना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में आपको किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए भाई, बताइए। देखिए हल्के सूती रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कारण हल्के सूती रंग के कपड़े पहनने से होता यह है कि वो एक तो जो लाइट आता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। हल्का रंग होने के कारण, जैसे व्हाइट पहनते हैं लोग, तो वो व्हाइट लाइट या हल्का रंग का कपड़ा जो होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, किसको, सूर्य के प्रकाश को। हल्का रंग का कपड़ा, ठीक है, जो व्हाइट हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश आता है और सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। और जो सूती कपड़े होते हैं, है ना, वो पसीने को सोखते हैं, ठीक, और क्या करते हैं, वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है, और वही वाष्पीकरण होगा तो हमको ठंडक महसूस होगी। इस कारण से हमको गर्मी में हल्के सूती रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये आपका जो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन था क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का, वो समाप्त होता है, ठीक है। अभी एक क्लास जो स्टार्टिंग में बच गया था उसको भी हम कंप्लीट करते थे, इसको मिटा करके, ठीक। तब तक आप लोग ये चीज नोट कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड था। देखिए, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, पहला है, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट का था, जो थ्योरेटिकल था वो कर लिए, ठीक है। अब जो थोड़ा क्वेश्चन वाला उसको भी देख लेते हैं। पहला बोल रहा है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, केल्विन में दिया है, उसको चेंज करना है सेल्सियस में, ठीक। पहला है 300 केल्विन, दूसरा है 300 केल्विन, 573 केल्विन। देखिए जितना भी क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, सबको पीछे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। जो भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन है सबको हम थ्योरी पोर्शन में करा दिए हैं। हालांकि इसमें आपका केवल केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन है, हम उसमें सेल्सियस टू फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट टू सेल्सियस भी कराए हैं, ठीक। तो आप उसको वहां पर कर सकते हैं जाकर के। सेकंड देखिए, सेकंड है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, किस पर, एक तो है 250 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम फट से डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम बताए थे कि भाई 273 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 300 माइनस 273, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आता है 373 केल्विन सेल्सियस पर, सॉरी 573 में से 273 माइनस कर दीजिए,
373, 473, 573, तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। माइनस तो कर सकते हैं ना, माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको देखिए केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो आप माइनस कर दीजिए 273। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन जाना है तो प्लस कर दीजिए 273। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल की भौतिक अवस्था क्या होगी उस तापमान पर। समझिए, पहला बोला है 250 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अभी पानी वाष्प में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है कि भाई पानी है, अब कन्वर्ट होने जा रहा है वाष्प में। तो भाई जहां पर उसका टर्निंग फेज रहता है ना, तो उसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, जहां पे उसका मतलब जैसे पानी है अब वाष्प में कन्वर्ट होगा, तो जिस जगह से कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, जिस जगह से कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है उसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक, आप लोग की भाषा में जो टर्निंग फेज आता है, ठीक है, एक जो टर्निंग मूवमेंट आता है, ठीक, उसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो पानी का टर्निंग मूवमेंट कब आता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, तो 100 डिग्री पर उसका होता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट होता है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, आप समझ गए। अब इस अवस्था में देखिए पानी का जो भौतिक अवस्था होता है वो द्रव में भी होता है, वह गैस में भी होता है। द्रव व गैसीय रूप दोनों में आपको दिखेगा। ठीक है, कौन कौन दिखेगा? पानी। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव मतलब पानी जो होगा वो गैस में भी होगा और द्रव में भी होगा। 250 डिग्री भाई 100 डिग्री से बहुत ज्यादा 150 डिग्री सेल्सियस आगे है, तो इस जगह आपको गैसीय अवस्था दिखेगी द्रव की। इस समय आपको पानी की कैसी अवस्था दिखेगी? गैसीय अवस्था, क्योंकि पानी केवल और केवल वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये इसका ट्रांजिशन फेज नहीं है, या टर्निंग फेज ये नहीं है, टर्निंग फेज ये है इसका। ठीक है, तो उम्मीद ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जितने भी ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन थे उन लोगों को उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।